Hello everyone. Once again, good afternoon all of you. In the pediatric session in the morning class, we completed with the congenital cyanotic heart disorder. That's heading is TOF, the tetralogy of Fallot. Its introduction phase, its types and the clinical manifestation and the mechanism of the pathophysiology, its diagnostic measures and the surgical management. Then next, another same the cyanotic congenital heart disorders contain the another heading, that is the transposition of great arteries. Okay, same we discussing the cardiovascular disorders, the congenital problems in the children's in the group of cyanotic congenital heart disorders. Next problem, that is the transposition of great arteries. ठीक है, the ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज से रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या सिचुएशंस रहती है. ठीक है, द फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स इंट्रोडक्शन फेज. इट इज द वर्ड ट्रांसपोजिशन एंड द ग्रेट आर्टरीज. ये जो अबनॉर्मलिटी इसके दो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ट्रांसपोजिशन एंड द ग्रेट आर्टरीज. ठीक है, तो वर्ड ट्रांसपोजिशन इट मींस द एक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग. ठीक है, मतलब ट्रांसपोजिशन का मतलब, वर्ड का मतलब ये होता है कि एक्शन, एक प्रकार का एक्शन होता है जिसके अंदर ट्रांसफरिंग होता है. ठीक है, मीन्स ये ए है, ठीक है, और ये बी है. ठीक है, तो ट्रांसफरिंग का मतलब होता है बी ए की जगह पे आ जाएगा और ए और वो बी की जगह पे चला जाएगा. ठीक है, तो दिस प्रोसेस नॉन एज द ट्रांसपोजिशन. ठीक है, मीन्स ये राइट के अंदर है और ये लेफ्ट के अंदर है. ठीक है, तो राइट है वो लेफ्ट की तरफ चला जाएगा और ये लेफ्ट है वो राइट की तरफ आ जाएगा. ठीक है, तो ये जो मैकेनिज्म होता है इसी को हम ट्रांसपोजिशन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, देन नेक्स्ट अनदर टर्म, दैट इज द ग्रेट आर्टरीज. ठीक है, ग्रेट आर्टरीज इट मींस द एरोटा एंड द पल्मोनरी आर्टरी. ठीक है, मींस हमारे जो सर्कुलेटरी जो सिस्टम, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, ठीक है, इनके अंदर ग्रेट आर्टरीज टर्म दिया जाता है. दो आर्टरीज होती है जो ग्रेट मतलब जो लंबाई के अंदर ज्यादा होती है. ठीक है, उनका जो डायमीटर होता है, मतलब उनका जो पाथवे होता है वो बेसिकली जो एज कंपेरिजन टू द अदर वेसल्स, उनकी कंपेरिजन के अंदर उनका जो डायमीटर होता है वो थोड़ा वेरिएबल रहता है. ठीक है, मतलब थोड़ा चेंजेस रहता है. इसी की वजह से they known as the great arteries. ठीक है, इसके अंदर aorta and the pulmonary artery is included. ठीक है, तो word transposition of great arteries is the heading with the transposition of the great arteries. ठीक है, means basic commonly इसके अंदर ऐसा होता है कि इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, द ट्रांसफरिंग एक जो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी जो ग्रेट आर्टरीज है, ठीक है, तो उनका इंटरचेंज हो जाएगा. ठीक है, okay, then see in the diagram is showing that normally जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कार्डियोवास्कुलर के अंदर की जो राइट चैम्बर्स होते हैं. ठीक है, तो राइट चैम्बर्स के वहां से जो ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये पल्मोनरी आर्टरी को शो करता है और जो बैंड जो हुआ स्ट्रक्चर जो बता रहा है, ठीक है, वो लेफ्ट पोर्शन के अंदर है, वो एरोटा है. ठीक है, तो ये दोनों बोथ जो ग्रेट आर्टरीज के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इसी के अंदर ये नॉर्मल मैकेनिज्म शो करता है. ठीक है, बट जो कंडीशंस ये है ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज. ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर इस नॉर्मल कंडीशन से डाइवर्शन हो जाएगा इस वे के अंदर. ठीक है, इस कंडीशन के अंदर आपको ये दिख रहा है कि एरोटा जो लेफ्ट चैम्बर से अराइज होता है, ठीक है, वो राइट पोर्शन से वहां से अराइज हो रहा है. ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी है वो अपना एक जगह जो इसके अंदर इंटरचेंज कर देते हैं. ठीक है, तो इसी हेडिंग का मतलब ये था कि स्ट्रक्चर जो ग्रेट आर्टरीज है वो अपना जो प्लेस होती है वो इंटरचेंज कर लेते हैं. ठीक है, इट्स इंट्रोडक्शन फेज.
डायग्राम के अंदर ये शो करता है कि जो नॉर्मल जो हार्ट का स्ट्रक्चर के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी और जो एरोटा होता है उसका जो लोकेशन है, देखिए जो पल्मोनरी आर्टरी को लेफ्ट चैम्बर्स होता है वहां से अराइज होती है इसका लोकेशन, एंड एरोटा विल बी स्टार्टेड अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, ये नॉर्मल उसका जो स्ट्रक्चर होता है। बट किसी अबनॉर्मलिटी की होने की वजह से चिल्ड्रंस में बर्थ के टाइम से ही ये जो स्ट्रक्चर होता है कन्वर्टेड इनटू द दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर एरोटा आपको जो दिख रहा है वो इसके राइट चैम्बर्स के अंदर अराइज हो रहा है इसकी लोकेशन। ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी को इंटरचेंज होगी एक दूसरे से। ठीक है, तो इसी कंडीशन को ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एज शो इट इज अ साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर्स, मींस ये वाली कंडीशन भी चिल्ड्रंस के अंदर जो इसका मैकेनिज्म प्रोसेस रहता है। ठीक है, कि फंक्शनिंग करेगी तो कंजेनाइटली साइनोटिक वाली कंडीशंस होती है इसके अंदर लीड करती है। ठीक है, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मली अराइजेस ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, मतलब जो ग्रेट आर्टरीज होती है नॉर्मल तरीके से अराइजेस उनकी लोकेशन नहीं होने का उसका ऑपोजिट इफेक्ट उसको अबनॉर्मल साइड के वहां से इसकी लोकेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, नॉट फ्रॉम देयर एक्चुअल करेक्ट लोकेशन। ठीक है, मतलब इनकी जो करेक्ट लोकेशन ऐसी होती है उस करेक्ट लोकेशन से अराइज नहीं होके वो किसी अबनॉर्मल टाइप की उस लोकेशन से स्टार्ट होती है। ठीक है, एंड दे ट्रांसवर्ड ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, एंड विद इन ASD, और इसी के साथ के अंदर जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ठीक है, मतलब ASD वाली कंडीशन भी इनके अंदर अवेलेबल रहती है। ठीक है, मतलब ASD वाली कंडीशन भी इसके अंदर अवेलेबल रहती है। ठीक है, ओके, तो these were about the introduction phase related to the transposition of aorta. Then next, after the introduction about the transposition of great arteries condition, that next heading, that is the etiological factors which may responsible for leads the transposition of the great arteries. ठीक है, मतलब इन जो आर्टरीज के अंदर जो इंटरचेंजेस करने का होने का जो रीजंस क्या हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेम congenital disorders related to the heart and the blood vessels. ठीक है, जो अभी तक जो etiological factors अभी इतने सारे जो कंडीशन के अंदर हमने पढ़े सेम रिजल्ट इसके अंदर भी एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी इसका एक्चुअल कॉज अब अभी तक जो आइडेंटिफाई नहीं किया गया। ठीक है, ये भी इडियोपैथिक कॉज है। ठीक है, मतलब जिस डिसऑर्डर्स का यदि अभी तक कोई कंफर्म्ड उसका जो आइडेंटिफिकेशन रीजन नहीं पता है, ठीक है, तो उसको इडियोपैथिक कॉज बोलते हैं। ठीक है, इडियोपैथिक इट मीन्स कि अननोन एग्जैक्ट कॉज। ठीक है, देन नेक्स्ट, खाली जो हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये सब क्राइटेरिया होने की वजह से मे भी हो सकता है। ठीक है, बट ये सब कंफर्म नहीं होता। ठीक है, बट इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद कि जो जिस जीन्स के अंदर इससे पहले की अदर जो चिल्ड्रंस है जिनके अंदर ये हुआ होगा, ठीक है, तो ये सब उन्होंने डिस्कशन किया होगा कि ऐसा बेबी यदि जन्म लिया है, ठीक है, तो उसकी मदर से डिस्कशन किया तो किसी के अंदर ये मिला कि किसी के जीन्स के अंदर डिफेक्ट आया है, किसी के मदर है तो उसने अल्कोहलिज्म का उसको कंज्यूम वगैरह करती थी तो इसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, या फिर ऐसा था कि उसके मदर को जो प्रेगनेंसी के टाइम में थी तो उसको कुछ इन्फेक्शन हो रखा था, तो कुछ ही ऐसी चिल्ड्रन को कपल के अंदर ये प्रॉब्लम अराइज हो गई। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हमने उनका एस्टिमेशन कर दिया कि ये प्रॉब्लम इन चीजों की वजह से यदि प्रेजेंट रहेगी एट द टाइम ऑफ द ऑर्गेनोजेनेसिस। ठीक है, स्टार्टिंग में जब ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, जो बेबी होता है वो यूट्रस के अंदर होता है, that time it may be chance of late। ठीक है, मतलब इस समय उसका होने का चांस हो सकता है। ठीक है, उसी के अंदर सेम एज इट इज ईच जनरेशन से जो अपनी जो जनरेशन फैमिली जनरेशन होती है उसके अंदर सेलुलर उसका अपीयरेंस क्या है, उसकी जो
फॉर्मेशन कैसा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ईच जनरेशन से जनरेशन की तरफ वो बढ़ती रहती है प्रॉब्लम। तो हेरिडेटरी रीजन इसके अंदर भी हो सकता है, ठीक है। जीन्स एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, इसके अंदर भी जीन्स के अंदर डिफॉर्मिटी या फिर जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो अबनॉर्मलिटी होने की वजह से हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट मैटरनल इन्फेक्शन, मदर के अंदर इन्फेक्शन एट द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी होने की वजह से। टेराटोजेनिसिटी मतलब मदर के द्वारा ऐसे जो हायर जो पोटेंशियल जो सब्सटेंस यदि उसका कंज्यूम किया जाएगा, इसमें भी कुछ एंजाइम हो सकते हैं, हार्मोन्स हो सकते हैं, कोई मेडिसिन हो सकती है या फिर कोई अदर प्रोडक्ट हो सकते हैं जो मदर के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं और वो प्लेसेंटल बैरियर से चिल्ड्रंस को ट्रांसफर हो जाते हैं और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स होती है वो इसके अंदर अराइज कर लेता है, ठीक है। Then next the harmful lifestyle habits of the mother, ठीक है। मदर सेम एज इट इज एल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग एडिक्ट या अदर कोई हार्मफुल लाइफस्टाइल को फॉलो अप करती है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली उसका जो कॉम्प्लिकेशन इस वे के अंदर भी चेंज हो जो कन्वर्टेड हो जाता है, ठीक है। At organogenesis time, the repeatedly exposure to the radiations, ठीक है। और at the time of the organogenesis, जैसा कि हमने ऑलरेडी बता के रखा कि प्रेगनेंसी के टाइम में जब जो बेबी के जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो बनने वाला जो सिस्टम होता है, ठीक है, वो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ही सबसे पहले उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के टाइम पीरियड के अंदर मदर को रिपीटेडली यदि रेडिएशन के एक्सपोजर में यदि लाया जाता है, ठीक है, किसी अदर डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, तो ये कंडीशन स्ट्रक्चरल उसके अंदर जो माल फॉर्मेशन होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द etiological द पॉजिटिव फैक्टर्स which may leads the chance of the transposition of the great arteries. Okay, then next after the etiological factors, ठीक है, मतलब उसके जो आइडेंटिफाई जो उसके जो कॉजेस क्या क्या हो सकता है उसको आइडेंटिफाई करने के बाद में नेक्स्ट हेडिंग दैट इज द पैथोफिजियोलॉजी, द मैकेनिज्म ऑफ प्रोसेस, ठीक है। मीन्स द बेबी जिसके अंदर जो ग्रेट आर्टरी से उनका इंटरचेंजेस हो चुका है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या मैकेनिज्म रहता है, ठीक है, कि उसके अंदर सर्कुलेशन का प्रोसेस क्या रहता है, ठीक है, और इसके अंदर क्या सिचुएशन रहती है, ठीक है। तो इसके अंदर ये प्रोसेस होता है वो उसके अंदर बेसिकली अवेलेबल रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ड्यू टू द प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर, मीन्स किसी भी कॉजेटिव मतलब फैक्टर की वजह से, तो एज वी फाइंड, ठीक है, नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि जो राइट साइड के अंदर जो राइट चेंबर्स है और लेफ्ट चेंबर, ठीक है, राइट चेंबर के अंदर हमने नोटिस किया वी फाइंड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, मींस राइट वेंट्रिकल से अगेन जो फिल्टर करने के लिए जो ब्लड जाता है, ठीक है, बेसिक नॉर्मली क्या होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन जो लंग्स के अंदर जो ब्लड फिल्ट्रेशन होने के लिए जाता है, तो बेसिकली उस सर्कुलेशन को हम पल्मोनरी सर्कुलेशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो परफॉर्म बाय द पल्मोनरी आर्टरी, और ये परफॉर्म किया जाता है बाय द पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, ठीक है। बट एट राइट साइड, और ये सब होता है वो राइट साइड वाले जो चैम्बर्स होता है उसके अंदर होता है, ठीक है। एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन फुलफिल बाय द एरोटा एट द लेफ्ट, और जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन मीन्स बॉडी के सारे सिस्टम के अंदर जो सर्कुलेशन होता है वो दिया जाता है बाय द एरोटा एट द लेफ्ट साइड, मतलब लेफ्ट चैम्बर्स के अंदर एरोटा होता है वो अराइज होता है और वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है, उसके अंदर ब्लड होता है वो उसको फ्लो करता है, ठीक है। बट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की वजह से आगे क्या होता है, ड्यू टू द इंटरचेंज द ग्रेट आर्टरीज, ठीक है, मींस इस सिचुएशन से कन्वर्ट होने के बाद इस सिचुएशन के अंदर क्या हो जाएगा कि जो पल्मोनरी सर्कुलेशन था, ठीक है, वो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो हो रहा था वो उसके अंदर इंटरचेंज होने के बाद में डायरेक्टली पल्मोनरी सर्कुलेशन नहीं हो अच्छे से नहीं हो पाएगा,
डायरेक्टली बिना किसी पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा ही डायरेक्टली जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्टली राइट वेंट्रिकल से एरोटा के अंदर उसको सर्कुलेट फ्लो किया जाता है, ठीक है, और वो पूरी बॉडी के अंदर ड्रेन हो जाता है, ठीक है। तो ड्यू टू द इंटरचेंज इन द ग्रेट आर्टरीज, तो ग्रेट आर्टरीज का इस कंडीशन के अंदर जाने के बाद में द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली फ्लो टू द बॉडी सिस्टम। इसकी वजह से यहाँ से जो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड आएगा, यहाँ से वो बेसिकली पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है गैस एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। बट कि जो ये एक दूसरे से बदल गए, ठीक है, और पल्मोनरी आर्टरी वो तो लेफ्ट साइड के अंदर चली गई और एरोटा है वो राइट के अंदर आ गया, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकल्स का कनेक्शन अब किससे हो गया है, एरोटा के अंदर, ठीक है। तो वो डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो एरोटा के अंदर जाएगा और वहां डायरेक्टली वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एंड सम अमाउंट ऑफ, ठीक है, मतलब कुछ अमाउंट है, ठीक है, यहाँ से तो कुछ इसके अंदर देखिए कि इस ट्रांसपोजिशन के साथ साथ में एएस की कंडीशन भी होती है, ठीक है। इसी के अंदर थोड़ा बहुत जो ब्लड होता है, ठीक है, इसके अंदर जो थोड़ा बहुत ब्लड होता है वो जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आता है और थोड़ा बहुत जो ब्लड है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए जाता है, ठीक है। बट इसके अंदर जो सफिशिएंट जो ब्लड होता है वो इसके अंदर प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं आता, इतना सही ब्लड आता है जो लंग्स को अपने सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए ही सफिशिएंट होता है, ठीक है। इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो सर्कुलेशन के लिए दे सके, ठीक है। बड़ी मुश्किल से इतना सा ब्लड आता है जिसकी वजह से खुद का जो मेटाबॉलिज्म या फिर जो सर्कुलेशन होता है वो फुलफिलमेंट करता है, और वो भी किस जो पाथवे से जाता है कि इसी के अंदर एएसडी वाली कंडीशन, मतलब जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट वाली कंडीशन भी उसके अंदर रहती है, ठीक है। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए लंग्स की सप्लाई के लिए ही जाता है, ठीक है। तो ये पैथोफिजियोलॉजी इसके अंदर रहती है। इनडायरेक्टली हमने देखा कि इसके अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है, ठीक है। और हम डिस्कशन कर रहे हैं द साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डायरेक्टली एरोटा से सर्कुलेट पूरी बॉडी के अंदर हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो कंडीशन अराइज होती है दैट टर्म्ड एज अ साइनोसिस, ठीक है। तो इस कंडीशन से भी साइनोटिक कंडीशंस होती है वो अराइज होती है, ठीक है। इसी की वजह से जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, इसको भी हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिसऑर्डर के अंदर हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो दिस अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। Okay, then next after the pathophysiology of the transposition of great arteries, then next one the clinical manifestation means the sign and symptoms can notice the baby with the transposition of the great arteries, ठीक है। मीन्स ऐसा बेबी जिसके अंदर ये ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसी के अंदर कौन कौन से सिम्टम्स वो हम नोटिस कर सकते हैं। तो उसी के अंदर इमीडिएटली आफ्टर द बर्थ साइनोसिस, ठीक है। मीन्स इसके अंदर जो इमीडिएटली बर्थ होने के बाद में ही साइनोसिस होती है वो अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। मतलब जो साइनोसिस वाली सिचुएशन है, ठीक है, मीन्स द ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, ठीक है, वो इमीडिएटली आफ्टर बर्थ ही उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट डिस्निया एंड द हाइपोक्सिया, ठीक है। मतलब जो डिस्निया और हाइपोक्सिया, डिस्निया इट मीन्स डिफिकल्टी और जो पेनफुल और द ब्रीदिंग पैटर्न रहेगा, और हाइपोक्सिया, ठीक है, हाइपोक्सिया इट मीन्स जो सेल्स होती है बॉडी की, जो सेल्स के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम, ठीक है। और इससे पहले जो वर्ड एनोक्सिमिया, ठीक है, जो एनोक्सिमिया जो मेरा मिस्टेक होने की वजह से उसको एनोरेक्सिया बोल दिया था, ठीक है, बट वो एनोरेक्सिया नहीं है, उसको आप उसको करेक्शन कर देना, एनोक्सिमिया होता है, ठीक है। तो एनोक्सिमिया इट मीन्स का माने जो ब्लड वेसल्स के अंदर ऑक्सीजन का कमी होता है, ठीक है। तो वो उसको एनोरेक्सिया से, एनोरेक्सिया का मतलब
भूख होता होता वो कम लगता है, ठीक है। बट जो वो वर्ड था एनोक्सिमिया, ठीक है। एनोक्सिमिया मतलब जो ब्लड वेसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन का कमी हो जाता है, ठीक है, तो वो करेक्शन कर देना। देन नेक्स्ट हाइपोक्सिया, इट मींस जो ब्लड जो सेल्स होती है उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस इट मींस द मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में जो एसिडिक का जो लेवल होता है वो उसके अंदर इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। मतलब एसिडिक जो नेचर होता है बॉडी के अंदर जो सर्कुलेशन उसके अंदर मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि पुअर सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड द गैसियस एक्सिस, ठीक है। मींस मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने का रीजन क्या रहेगा कि जो सेल्स होती है उसका जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस ये ऑक्सीजन का जो एब्सेंस के अंदर यदि काम करेगी, ठीक है, तो हायर लेवल के अंदर एसिडिक जो कंटेंट्स होते हैं उनका रिलीज उसके अंदर होता है, ठीक है। बॉडी के जो स्टोरिंग जो कैपेसिटी मतलब जो बॉडी की जो स्टोरिंग सेल्स होती है उनका यदि कंज्यूम किया जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत सारे जो एसिडिक जो कंटेंट्स होते हैं, ठीक है, उनका जो उनके वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर बनते हैं, ठीक है। बेसिकली यदि ऑक्सीजन का जो प्रॉपर अमाउंट के अंदर नहीं जाएगा तो बॉडी के अंदर जो अवेलेबल ऑक्सीजन का जो अमाउंट होता है, ठीक है, उसको यूटिलाइजेशन किया जाएगा और उसको यूटिलाइजेशन किया जाएगा तो बहुत सारे जो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं वो सेल के मेटाबॉलिज्म के द्वारा बनते हैं, ठीक है। और ज्यादा ऑक्सीजन के अंदर अवेलेबल नहीं होने की वजह से मेटाबॉलिक जो प्रोसेस होता है वो अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। इसकी वजह से जो एसिडिक जो एनवायरनमेंट होता है वो क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और सेल के अंदर कोई जो एसिडोसिस कंडीशन होती है तो उसको मेटाबॉलिक एसिडोसिस हम उसके अंदर इंक्लूडेड करते हैं, ठीक है। और इसका रीजन ये रहेगा पुअर सेलुलर मेटाबॉलिज्म और द गैसियस एक्सचेंज की वजह से भी होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द टायर्डनेस, ठीक है। टायर्डनेस इट मींस उसको थकान वगैरह उसको फील रहेगी, ठीक है। चिल्ड्रंस होगा वो एक्टिवली होगा एनर्जेटिक नहीं रहेगा वो उसको तो टायर्डनेस उसको थकान जैसा फटीग उसको लगेगा, ठीक है। क्योंकि उसका रीजन ये रहेगा कि सेल्स एक्शन कोई भी एक्टिविटी करने के लिए एनर्जी का जरूरत होता है। बेसिकली एनर्जी उसको ऑक्सीजन और तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस यदि होगा अच्छे से कंप्लीट तो इसकी वजह से जो एनर्जेटिक जो उसका लुक हो सकता है, ठीक है। बट इसके कंडीशन के अंदर सब कुछ जो अबनॉर्मल सिचुएशंस हो रही है, ठीक है। सेल का मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से हो नहीं रहा है, ठीक है। एंजाइमेटिक प्रोसेस वो पूरा रुक गया है, ठीक है। और बहुत सारे जो सेलुलर फंक्शन है जो बेसिस ऑन द जो अलग जो एंजाइम्स, ठीक है, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन के द्वारा मिलते रहे ऑक्सीजन के बेस के ऊपर जो भी फंक्शन होता था वो डिमिनिश हो चुका है, मीन्स थोड़ा बहुत प्रोहिबिट मतलब उसको बंद हो गया, ठीक है। इसकी वजह से चिल्ड्रंस रहेगा एनर्जेटिक नहीं होने की बजाय वो टायर्डनेस मतलब जो थकान उसका लुक हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। पेरिफेरल जो ऑर्गन्स जो फिंगर्स होती है इससे पहले जो लोवी बैंड एंगल आपको बताया, ठीक है, सेम इज इट इज फिंगर्स के अंदर जो पेरिफेरल जो एंडिंग्स होती है जो फिंगर्स है उसके अंदर रेडनेस वगैरह आ जाती है और धीरे वो स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। दैट्स टर्म्ड एज अ क्लबिंग ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। फिंगर्स का नॉर्मली जो स्ट्रक्चर फिंगर्स का ये अपीयरेंस होता है, बट इसके अंदर क्या रहेगा कि जो एंडिंग है, ठीक है, फिंगर्स की जो एंडिंग्स उनके अंदर स्वेलिंग इस टाइप के अंदर, तो इस कंडीशन नॉर्मल से इसके अंदर स्वेलिंग हो जाएगी। इस कंडीशन को क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्लो वेट गेन, ठीक है, मतलब जो सेल्स को अच्छी तरह से रिक्वायरमेंट मेटाबॉलिज्म प्रोसेस अच्छे से नहीं होगा, ठीक है, तो सेलुलर मल्टीप्लिकेशन और सेलुलर ग्रोथ होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसकी वजह से स्लो वेट गेन होता है वो कंडीशन अराइज होगी, ठीक है। और इनडायरेक्टली ये सब मैकेनिज्म अच्छी तरह से नहीं होने की वजह से इनडायरेक्टली जो चिल्ड्रन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंटल होगा वो रिटार्डेशन हो जाए, मतलब जो नॉर्मली जैसा मैकेनिज्म इज अकॉर्डिंग टू द एज पीरियड के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल का वो उसके अंदर अवेलेबल नहीं रहेगा और बहुत ही स्लो और रिटार्डेड हो जाएगा, मतलब नॉर्मल तरीके से नहीं चलेगा, ठीक है।
Okay, so these are the clinical findings we can notice in the baby with the transposition of the great arteries. ठीक है, मीन्स इस कंडीशन के साथ जो बेबी होगा जिसके अंदर ये सब हम नोटिस कर सकते हैं. Okay, then next after the sign and symptoms मेरे क्लिनिकल फाइंडिंग्स को नोटिस करने के बाद में then next इस कंडीशन को एक्चुअल में जो कंफर्मेशन किया जाता है कि उसको डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के द्वारा उसको डायग्नोस किया जाता है कि उसको पर्टिकुलर यही प्रॉब्लम है या नहीं है. ठीक है, तो उसको कंफर्म किया जाता है थ्रू द मेथड्स ऑफ वेरियस डायग्नोस्टिक मेजर्स. ठीक है, इट्स इंक्लूडेड फर्स्ट ऑफ ऑल सेम एज इट इज. अभी तक सिचुएशन हमने तो डिस्कशन की है. ठीक है, तो सेम जो मेथड्स होता है इस कंडीशन के अंदर भी हम एप्लीकेबल करते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन द हिस्ट्रिकल एक्शन. ठीक है, इन दिस वी असेस द पास्ट, तो उसकी जो पास्ट एंटीनेटल जो रिकॉर्ड्स वगैरह उसके पास में होते हैं या फिर उसका जो फैमिली मेंबर्स या उसका जो केयर गिवर्स होता है उसके साथ में हम उसका डिस्कशन करते हैं. तो वो हमको कुछ जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे साथ में शेयर करेगा. ठीक है, और इसके द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते. वो हमको उसकी जो रिपोर्ट जो इंफॉर्मेशन हमको मिलेगी तो वो इनडायरेक्टली किसी न किसी वे से वो इस प्रॉब्लम को इंडिकेट जरूर करेगा. ठीक है, देन नेक्स्ट द फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर उसका हेड टू टो उसका फिजिकल एग्जामिनेशन जो डिफरेंट मेथड्स के द्वारा हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे. और बेसिकली इसके अंदर जो इस कंडीशन वाला जो बेबी होता है उसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम्स नोटिस किया है उनको हमको जो बेबी के सिम्टम्स के साथ में उसको हमको जो दोनों पिक्चर्स होते हैं उनको हमको मैच मैचिंग करवाना है कि एक्चुअल में इस कंडीशन के अंदर ये सिम्टम्स होते हैं. ठीक है, क्या ये कि ये जो चिल्ड्रंस के अंदर एज लाइक केस स्टडी हम जो करते हैं कि बुक पिक्चर के अंदर जो बुक के अंदर हमने जो पढ़ा है वो इसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, क्या चिल्ड्रंस के अंदर ये सिम्टम्स क्या है अवेलेबल है या नहीं है. ठीक है, तो दोनों मैच मैचिंग करते हैं इन द फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर हम ये सब करते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द 2D इको इमेजेस. ठीक है, मीन्स जो क्लियरली जो डिफरेंट जो डायरेक्शन से बट डिफरेंट एंगल से जो हार्ट का जो कैप्चरिंग किया जाएगा. मीन्स जो इमेजेस होती है जो 2D डायमेंशन उसकी क्लैरिटी के अंदर उसको हम लेते हैं. ठीक है, जिसके द्वारा हम कंफर्मेशन हम इसको कर सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द फॉर मोर डिटेल. ठीक है, मतलब इसके द्वारा और ज्यादा डिटेल के अंदर डीपली उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए. ठीक है, और भी इससे रिलेटेड जो क्लियरली जो स्कैनिंग वगैरह होती है कंप्लीटली इसका स्कैनिंग किया जाएगा हर एंगल से. ठीक है, तो उसके अंदर और डिटेल के अंदर स्टडी करने के सीटी स्कैनिंग एंड MRI स्कैनिंग होती है वो इसके अंदर हम करवा सकते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट कार्डियक कैथेटराइजेशन. ठीक है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे जो सेंट्रल वेनस प्रेशर होता है. ठीक है, मतलब जो सेंट्रल जो आर्टरीज होते हैं उनका प्रेशर उनका ब्लड प्रेशर कितना है. ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए डायरेक्टली जो वैसे जो आर्टरी जो कैथेटर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंसर्ट किए जाएंगे सेंट्रल वाला पोर्शन हार्ट के अंदर. तो वो ग्रेट आर्टरीज के अंदर जो कितना प्रेशर जनरेट होता है उसको मेजरमेंट हम कर सकते हैं. ठीक है, ओके, तो दीज आर द मेजर्स टू कंफर्म द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज. ठीक है, कि इसके जैसे हम आइडेंटिफाई कंफर्म कर सकते हैं कि इस कंडीशन के अंदर जो ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज ही है चिल्ड्रंस के अंदर. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हम इतना उसको एक्यूरेटली डिस्क्राइब नहीं कर सकते बट डायग्नोस्टिक मेजरमेंट के द्वारा हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं किसी और प्रॉब्लम से. ठीक है, ओके, देन नेक्स्ट आफ्टर द डायग्नोस्ड कंप्लीटली मतलब उसको कंफर्म करने के बाद में उसका मैनेजमेंट हम प्लानिंग करते हैं. ठीक है, कि इस कंडीशंस को हम किस मेजरमेंट के द्वारा इसको हम ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली द मैनेजमेंट ऑफ द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज द नो एनी मेडिकल मैनेजमेंट इज अवेलेबल फॉर इट. ठीक है, मीन्स इसको भी ट्रीट करने के लिए कोई मेडिसिन ऐसा कोई
अवेलेबल नहीं है जिसके द्वारा जो ग्रेट आर्टरीज का जो इंटरचेंज हुआ है, ठीक है। तो ऐसे कोई गोली दे देंगे जिसका इतना मैजिक भी नहीं हो सकता कि जो एरोटा है वो यदि राइट के अंदर है और जो पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट के अंदर है, तो ऐसा कोई गोली नहीं होता जिसके अंदर ब्रेकेज हो जाए और ऑटोमेटिकली वो कनेक्टेड भी हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कोई टैबलेट, कोई इंजेक्शन अवेलेबल नहीं है कि इनका ब्रेक डाउन भी हो जाए और एक दूसरे के साथ में अलग अलग जुड़ने के बाद में अटैचमेंट भी सही जगह पे हो जाए, ठीक है। तो ऐसा बेसिकली पॉसिबल नहीं है थ्रू द मेडिसिन ट्रीटमेंट, ठीक है। Only the surgical management is available, ठीक है। उसके अंदर सर्जिकली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट का मेथड द ग्राफ्टिंग फॉर द ASD, ठीक है। इसी कंडीशन के अंदर जो एट्रियम का जो सेप्टल डिफेक्ट है, ठीक है, तो एट्रियम का जो सेप्टल डिफेक्ट है उसको क्लोज करने के लिए ये जो एट्रियम का जो सेप्टल डिफेक्ट ओपनिंग है इसको क्लोज किया जाएगा आर्टिफिशियल ग्राफ्टिंग के द्वारा, ठीक है। Then next, complete interchanging correction of the structure, ठीक है। मीन्स ये वाला जो स्ट्रक्चर नॉर्मली इसके के अंदर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके सर्जरी के द्वारा हम क्या करेंगे कि सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर जो हार्ड वाला थोरेकोटॉमी, मीन्स थोरेकोटॉमी मतलब जो ये थोरेसिक कैविटी इसको ओपन करने के बाद में ये स्ट्रक्चर हमारे सामने एक्सपोज हो जाएगा, फिर सर्जिकली इसको हम ट्रीट कर देंगे कि ये वाला इसको कट करके जो अबनॉर्मल सिचुएशन है उसको हमने कट करके जो पल्मोनरी आर्टरी को हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। और एरोटा को हम इस वे के अंदर हम अटैचमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसी वे के द्वारा द कंप्लीट इंटरचेंजिंग मतलब सर्जिकल प्रोसीजर उसको लाइगेशन करने के बाद में जो उस प्रॉपरली जो नॉर्मल स्ट्रक्चर लेके अंदर उसको हम अटैच कर सकते, ठीक है। जो करेक्शन जो इनकरेक्ट था उसको हमको करेक्शन कर देना है थ्रू द प्रोसेस ऑफ द सर्जिकली लाइगेशन, ठीक है। सर्जिकली लाइगेट करने के बाद में इसको हमको नॉर्मल के जैसा हमको इंटरचेंज कर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट अनदर प्रोसीजर आता है सैनिंग प्रोसीजर, ठीक है। इस सैनिंग प्रोसीजर के अंदर ऐसा होता है, मीन्स इस सैनिंग प्रोसीजर के अंदर ऐसा होता है कि जो अबनॉर्मल वे के अंदर जो एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसके अंदर हम आर्टिफिशियली इसके अंदर पार्ट भी बना देंगे, ठीक है। मीन्स जो पर्सन के खुद के टिश्यू यूज करने के बाद में जो पल्मोनरी आर्टरी जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जा रही है तो उसका जो रास्ता होता है वो हम मोड़ देंगे, इसको डायरेक्टली हम कनेक्टेड कर देते हैं लंग्स के द्वारा, ठीक है। तो इसको हम बिना किसी वो स्ट्रक्चर होगा वो इसी साइड के अंदर रहेगा, ठीक है। यदि एरोटा राइट साइड के अंदर है तो वो राइट साइड के अंदर ही इसको हम रहने देते हैं, ठीक है। और पल्मोनरी यदि लेफ्ट साइड के अंदर है तो वहीं पे उसको रहने दे देते, ठीक है। बट इसका जो कनेक्शन यदि पल्मोनरी जो एरोटा है वो एरोटा को डायरेक्टली पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट कर दिया जाता है और पल्मोनरी आर्टरी यदि भले लेफ्ट साइड के अंदर है बट उसका जो कनेक्शन है एक बार उसको लंग्स की तरफ मोड़ दिया जाता है, ठीक है। मतलब इसको जो बेबी होता है उसका खुद का जो टिश्यू लेने के बाद में जो पल्मोनरी सर्कुलेशन एक बार उसको लंग्स की तरफ भेज दिया जाता है। लंग्स के अंदर ब्लड पहुंचने के बाद में उसको वापस जोड़ दिया जाता है एरोटा के अंदर, ठीक है। तो एरोटा के अंदर जाने के बाद में वो फिल्ट्रेटेड थोड़ा बहुत जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो उसकी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है, ठीक है। तो ये होता है सैनिंग प्रोसीजर, ठीक है। ओके, तो दीज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट मेथड्स फॉर द ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज, ठीक है। तो ये सर हमने जो सेकेंड साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसऑर्डर्स पढ़ा हमने ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज।